हेलो दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है। 12th का भूगोल चैप्टर 1 है, जो कि बिल्कुल नया कोर्स है अभी के लिए। और इस चैप्टर 1 का नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है, और हम यह भी पढ़ेंगे किस तरह मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास किया। मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली कक्षा में आपने पढ़ी थी जिसका नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब ये आया है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। हमारा पहला पॉइंट है मानव भूगोल। ये मानव भूगोल की परिभाषा देना है। मानव भूगोल आखिर है क्या, समझते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा रेटजेल ने लिखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र। इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल का नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल के उपक्षेत्र, तो यहाँ संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये हमारे मानव भूगोल के उपक्षेत्र जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं भौगोलिक विचारधाराएं। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्हें प्राकृतिक और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। इसकी मुख्यतः 3 विचारधाराएं हैं। पहला है नियतिवाद, जिसको निश्चयवादी विचारधारा भी कहा जाता है। संभववाद विचारधारा, और तीसरा है नव निश्चयवाद विचारधारा। पहला नियतिवाद, जिसको निश्चयवाद विचारधारा कहते हैं। प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था। पहले मानव आदिम अवस्था में था। उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। पॉइंट को समझना है। प्रारंभ में, शुरू में ही मानव जो इंसान है वो आदिम अवस्था में था। उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। इस समय प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, वो बिल्कुल निम्न था। मानव विकास भी कम हुआ था, मतलब मानव का भी विकास कम ही हुआ। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करना उसकी प्रचंडता से डरता था। मानव जो है प्रकृति की ही सुनता था, उसका पूजा करता था, उसका प्रचंडता से डरता था। संसाधनों के लिए मानव साधा प्रकृति पर निर्भर रहता। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया जाता है। इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम भी दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी का भी नाम दिया है। इसको रेटजेल, रिटर और हम्बोल्ट जैसे वैज्ञानिक जो थे इसके समर्थक थे। अब पढ़ते हैं संभववाद विचारधारा। समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। जैसे समय बदलते गया मनुष्य का भी विकास हुआ। विडाल डी ला ब्लास इसके समर्थक थे। ये वैज्ञानिक हैं विडाल डी ला ब्लास इसके समर्थक थे, जो वैज्ञानिक है ये।
अब वह प्राकृतिक से नहीं डरता था। पहले तो पूजा करता था, उसको प्रचंड से डरता था, लेकिन वह अब प्राकृतिक से नहीं डरता है। संभववाद विचारधारा में ये नहीं डरता है। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। जैसे कि अगर बरसात की मौसम आई, पानी हो रही है, पानी पड़ रही है, तो मनुष्य छतरी का यूज करने लगा। गर्मी का मौसम आ गया, फैन का यूज करने लगा, एसी का यूज करने लगा। अब देखते हैं, अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। मतलब अब इससे डरता नहीं, मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा। भाई संसाधन को इस्तेमाल करेगा तो प्रकृति को परिवर्तन जरूर कर सकता है। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास कर लिया। एग्जाम्पल के तौर में गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना। अब हमारा तीसरा पॉइंट है नवनिश्चयवाद विचारधारा। ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के समर्थक थे। ये मैंने जो नाम बता रहा हूँ इसको याद रखना है। नवनिश्चयवाद विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर इसका विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, इसके नाम ही याद रखना है। इसको नवनिश्चयवाद भी कहते हैं, मध्यम वर्ग भी कहते हैं, सकी और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है नई संकल्पना के तो नितांत पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र संभववाद है। ठीक है, टाइपिंग में गलती है। नवनिश्चयवाद का मतलब, कहने का मतलब ये ना पूरी तरह पर्यावरणीय को जो नितांत किया, यानी निश्चयवाद, इसमें मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्राकृतिक पर विजय किया है। इसमें प्राकृतिक का नियम पालन करके प्राकृतिक पर विजय पाया। ठीक है, यह दो विचारी पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के नीच का रास्ता बताती है। ये जो नवनिश्चयवाद है ये बता रहा है निश्चयवाद और संभववाद। ठीक है, इसके नीचा का रास्ता बताती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति का मानवीकरण। समय के साथ मानव पर्यावरण और प्रांत को समझने लगा, प्राकृतिक बलों को समझने लगा। जैसा समय गुजरा उसी प्रकार पर्यावरण और प्रांत को समझने लगा। ठीक है, जैसे पर्यावरण कैसी है, इसको प्राकृतिक बल कितने हैं, इसे समझने लगा। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। चलो अच्छा है, समझने के बाद मानव अपना समाज को विकास किया और सांस्कृतिक का भी विकास कर लिया। फिर मानव बेहतर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास किया। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, फलोदान, मैदान, चारागाह, पतन, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास हुआ। अब बात आई प्रौद्योगिकी के विकास की। ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास की मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 है, ये 2 लिखा गया टाइपिंग से, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। पहला घर्षण एवं ऊष्मा। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज की। ठीक है, 2 पत्थर को घिसेंगे तो ऊष्मा उससे आएगी, आग ही निकलेगी। ठीक है, जिससे हमें आज हम आग का प्रयोग करने लगे, जिससे हमारी मदद हुई, जो हम आग का प्रयोग करने लगे। दूसरा है डीएनए का आनुवांशिकी। जो डीएनए का आनुवांशिकी है, इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर विजय पा चुके हैं। डीएनए की आनुवांशिकी को समझ लेने के बाद हम बीमारियों को हरा चुके हैं, मतलब इस पे विजय पा चुके हैं। चौथी है, मतलब तीसरी पॉइंट है वायु गति के नियम। जो हवा है उसकी गति के नियम पढ़ने के बाद अधिक तेज गति के वाहन बनाने लगे।
ठीक है। अधिक तेज गति जिसको बोलते हैं, जो भी बाइक चला रहे हैं बहुत स्पीड से, ऐसी गति वाली, ये वायु गति के नियम के पढ़ने के बाद ही चला पा रहे हैं, बनाने के बाद ही चला पा रहे हैं। ठीक है, हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं। ठीक है, बस एक सही चुनना है। इसका प्रश्न है पहला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का एक वर्णन नहीं करता। पढ़ते हैं कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता, देख लेते हैं। समाकलनात्मक अनुशासन, ठीक है। दूसरी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित। और लास्ट है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। पहला देखते हैं आर्द्रियों के विवरण, दूसरा प्राचीन मानचित्र, तीसरा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूने, चौथा प्राचीन महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर है प्राचीन महाकाव्य, यानी डी। ठीक है, घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारक है। क देखते हैं मानव बुद्धिमत्ता, ख है प्रौद्योगिकी, ग है लोगों के अनुभव, घ है मानवीय भाईचारा। तो इसका राइट आंसर है प्रौद्योगिकी। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है। का पढ़ते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता, ख है मात्रात्मक क्रांति, ग स्थानिक संगठन, घ है अन्वेषण और वर्णन। तो इसका राइट आंसर है मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, जो कि मानव भूगोल का उपगम नहीं है। और भी क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा कीजिए जो 30 शब्दों में दी जाती है। ये तो लिख चुके हैं। कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताने हैं। किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, जो हमने पढ़ाया भी। मानव के प्राकृतिकरण, ये भी पढ़ा। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखना, जो कि कंप्लीट है।